हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि एक सीरीज़ आपके पास है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास। तो मैं सीक्वेंस आपके पास लिखता हूँ एक, और उससे मैं आपको पहचान बताता हूँ कि उस सीक्वेंस से कैसे पहचान होगी कि आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। तो जैसे फ्रेंड्स आप देखो, मेरे पास ये एक सीक्वेंस है। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है अपने पास। ये फर्स्ट टर्म है 3, 9, 27, 81। ये एक सीक्वेंस में 4 टर्म्स है मेरे पास। अब आपने क्या पहचान रखनी है, अब इस सीक्वेंस में जितनी टर्म्स हैं उनके बिटवीन जो डिफरेंस है मेरा वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स थी उनके बिटवीन जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट था हमारा। लेकिन इधर आप देखें, इधर जितनी इस सीक्वेंस में जितनी टर्म्स हैं इनके बिटवीन मेरा जो डिफरेंस है वो कह लें आप कांस्टेंट नहीं है। मतलब 3 और 9 के बिटवीन जो मेरा डिफरेंस है वो 9 और 27 के बिटवीन नहीं है। इसी तरह 27 और 81 के दरमियान भी अलग है। अर्थमेटिक की ये पहचान थी कि उसमें जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स थी उसके बिटवीन जो आपका डिफरेंस था वो कांस्टेंट था। लेकिन इस सीक्वेंस में आपका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। आप जैसे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को अब मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। यहाँ पे 9 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो जो रिज़ल्ट है मेरे पास 3 आया। ठीक है, इसी तरह मैं जब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को भी सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते रहना आप अच्छी तरह। जब मैंने अपनी थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तब भी डिफरेंस मेरे पास 3 आया। इसी तरह जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को भी मैंने जब 81 को फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया तो अगेन जो आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंस आ रहा है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान है आपके पास कि इस सीक्वेंस में जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है उनके बिटवीन जो रेशो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा। ये रेशो है जो सेकंड टर्म को जैसे फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट है आपका ये रेशो मेरा आया। इस एक सीक्वेंस में जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है उनके बिटवीन जो आपका रेशो हो वो कॉमन हो, कांस्टेंट हो, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सारी नंबर ऑफ़ टर्म्स के बिटवीन जो डिस्टेंस था वो हमारा कांस्टेंट था, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट था। यहाँ पे हमारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। जैसे आप जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जैसे सेकंड को फर्स्ट से किया, थर्ड को सेकंड से और फोर्थ को थर्ड से करेंगे, तो आपको रेशियो कांस्टेंट मिलेगा इन सब के बिटवीन। ये इसी से इसकी पहचान है कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो रेशियो है ये आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है मेरे पास। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस का जनरल फार्मूला है मेरे पास वो होता है Tn इज़ इक्वल्स टू AR⁻n-1। Tm हमारी लास्ट टर्म है, वही जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम Tn लिखते थे, ये डिनोट करता है लास्ट टर्म को। AR⁻n-1, A इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, R हमारा कॉमन रेशियो है, जो हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पे है, और n-1 n हमारा जो है n टर्म है। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको टर्म का वर्ड यूज़ हुआ होगा इट्स मीन कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ठीक है, अब क्वेश्चंस को इसके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये मेरे पास फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें। इंडिकेटेड टर्म मीन्स एक ख़ास टर्म को आपने फाइंड करना है। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि ये 7 जो है मेरे पास, ये फर्स्ट टर्म होगी, ए होगी हमारी। आर जो है इस फॉर्मूले में जो आर है वो हमारा आ जाएगा। आर मैंने बताया था कॉमन रेशियो है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स के बिटवीन कांस्टेंट होता है, कॉमन रेशियो। तो सेकंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा, जो मेरे पास कॉमन रेशियो आएगा वही जब मैं थर्ड को भी सेकंड से डिवाइड करूँगा तो सेम होगा। मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस की सारी टर्म्स के बिटवीन जो कॉमन रेशियो होगा आपका, जो आर होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसी से मैंने बताया कि पहचान है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम सेकंड को फर्स्ट से ही डिवाइड करके निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे सीक्वेंस में आपके पास जो आर होगा कांस्टेंट होगा। तो सेकंड को फर्स्ट से आप करके देख लेंगे, जो आपका आर की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। और इधर हमें एन की वैल्यू गिवन है, 6 टर्म। मैंने कहा था जब भी टर्म का वर्ड यूज़ हुआ आपने आंख बंद करके
आपने सोच लेना है कि ये आपकी n की वैल्यू है। टर्म लिखा हुआ है 6 टर्म, तो मीन्स ये n की वैल्यू उसने हमें दी हुई है और Tn की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इंडिकेटेड टर्म एक ख़ास टर्म की तरफ इशारा है। इंडिकेटेड टर्म 6 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने और n की वैल्यू हमें गिवन है 6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो मेरे पास है वो 7 है, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई 7। आज कॉमन रेशियो जो मेरे पास है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारी टर्म्स के बिटवीन कांस्टेंट होता है। मैं लेकिन सेकंड को फर्स्ट से ही करके सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा और निकाल लूँगा आर की वैल्यू। 21 को 7 से जब मैंने डिवाइड किया तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू मेरे पास 3 आई, ये मेरा कॉमन रेशियो आ गया। और n जो मेरे पास है, जो टर्म गिवन है यहाँ पे देख सकते हो आप, 6 टर्म लिखा हुआ है। मींस n की वैल्यू उसने दी हुई है मेरे को 6 और Tn की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। इंडिकेटेड टर्म कौन सी टर्म गिवन है, 6 टर्म है। टर्म 6 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे डेटा मैंने बना लिए, टर्म 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करके टर्म 6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टर्म 6 के लिए करेंगे इज इक्वल टू फार्मूला है ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। टर्म 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ए फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 है, आर की वैल्यू मेरे पास है 3 आई है। ठीक है, आर मींस कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो मेरा क्या है, 3 है, की पावर n-1। n मेरे पास जो टर्म है वो 6 है, 6 - 1, 6 में से 1 माइनस कर दें 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5। आगे सॉल्व करते हैं इसे। जी, तो ये मेरे पास आ गया। टर्म 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमने फर्स्ट टर्म ए जो 7 थी और 3 की पावर ऊपर 5 था मेरे पास। अब आप कैलकुलेटर में 3 की पावर जब 5 टाइम्स 3 को 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 243 इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा। टर्म 6 इज इक्वल टू 7, 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें, करके देखेंगे आप तो 243 इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इजी हो गया। अब टर्म 6 आपने सिंपली अब 243 को आप 7 से मल्टीप्लाई करा लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1701। तो ये इसका आंसर हो गया। टर्म 6 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। लिख ले तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास टर्म 6 की वैल्यू फाइंड होगी। जो क्वेश्चन में भी उसने बोला था कि इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें आप। जो टर्म आपको गिवन थी 6, ये मेरी n की वैल्यू थी और इंडिकेटेड टर्म इस खास टर्म की वैल्यू, टर्म 6 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ये 7 था। कॉमन रेशियो आप कैलकुलेट कर लेंगे आप सिंपली सेकंड को ही फर्स्ट टर्म से हमेशा डिवाइड करके, तो r आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो और आपने वैल्यूज़ पुट करके टर्म 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है वो मालूम करें। टर्म का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम आंख बंद करके सोच लिया हमने, भाई टर्म है, टर्म कह रहा है वो, तो मीन्स हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस सीक्वेंस में n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये सीक्वेंस है, a मेरे पास फर्स्ट टर्म है जो है 18 है, r मैं कैलकुलेट कर लूँगा अपना जो कॉमन रेशियो है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके r की वैल्यू फाइंड कर लूँगा सिंपली। ठीक है, और इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो आपको Tn को डिनोट करती है। 512 डिवाइडेड बाई 729, ये लास्ट टर्म की वैल्यू उसने दी हुई है, ये मेरी Tn की वैल्यू। और फाइंड क्या करना है, टर्म मालूम करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वैल्यूज़ लिखते हैं, फार्मूलाज बना के सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स a मेरे पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 18 आ गई। r कॉमन रेशियो है, कैलकुलेट कर लूँगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। जी,
तो रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा 2/3। जब आप इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका 2/3 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और Tn की वैल्यू मेरे पास है, जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो है 512 डिवाइडेड बाय 729, इस तरह से। और n जो है, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, टर्म आपको मालूम करनी है। फॉर्मूला है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जनरल फार्मूला Tn इज़ इक्वल्स टू AR की पावर n-1, इस तरह से। ठीक है, अब वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। Tn की वैल्यू मेरे पास है 512/729 इज़ इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म क्या है, 18 है मेरे पास। R कॉमन रेशो का वैल्यू मेरे पास है 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड करने पे आई थी 2/3, तो ब्रैकेट में मैंने लिख लिया 2/3 और इसकी पावर n-1। n टर्म उसने बोला फाइंड करनी है, तो n-1 इस तरह से आ गया मेरे पास। अब ये 18 मेरे पास इस वाली 2/3 की पावर n-1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड में, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो 729 है इसके साथ डिवाइड में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड में जाएगा जब, तो 729 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 512/729 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू 2/3 n-1, इस तरह से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। 2 के टेबल से यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 512 और 18 कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 9 से 18 ये मेरे पास हो गया, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बोरो दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया मेरे पास, और जी तो ये 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो गया, ये 11 हो गया था, तो 11 2 के टेबल में नहीं आता, तो एक बोरो इसमें से इसको भी दे दिया, ये 12 हो गया, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 2 के टेबल से कैंसिल आउट सिंपली मैंने किया। 2 9 से 18 और 512 को 2 से डिवाइड किया तो 256, तो ऊपर मेरे पास ताकि ईजी हो जाए सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर 256, नीचे आ गया 729 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 2/3 की पावर n-1, इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे जैसे राइट हैंड साइड पे मेरे पास है 2/3 की पावर n-1, यहाँ पे मैं फैक्टर्स बनाऊँगा। फैक्टर्स मैं इसलिए बनाऊँगा कि ऊपर भी 2 की पावर मेरे पास कुछ आ जाए, नीचे 3 की पावर आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी 2/3 की पावर में, तो इसलिए मैं फैक्टर्स बनाऊँगा। जब फैक्टर्स बनाने के बाद मेरे पास बेस सेम होगी, इधर भी 2/3 होगा, इधर भी 2/3। बेस सेम जब आपके पास हो, तो जब बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे को इक्वल हो जाती है, तो इसलिए मैं बेस सेम कर लूँगा, तो पावर मेरे पास एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, और इक्वल लेके मैं सॉल्व कर लूँगा और n की वैल्यू निकाल लूँगा। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास 2/3 है, इसकी पावर n-1, इसलिए मैं यहाँ पे फैक्टर्स बनाऊँगा। ऊपर 2 का और नीचे 3 का फैक्टर्स बनाऊँगा मैं, 2 की पावर के फैक्टर, नीचे 3 की पावर के, ताकि बेस सेम हो जाए और पावर एक दूसरे के इक्वल ले लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। ऊपर अगर मैं देख लूँ, ऊपर मेरे पास 256 आया, 256 मैंने लिखा है यहाँ पे, जी। नीचे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट कर लिया था ताकि एक टर्म सॉल्व हो जाए तो इजी हो जाए मेरे पास। 729 को आप 9 से मल्टीप्लाई करा लो। जब 729 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 6561। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है 2/3 की पावर n-1। अब मैंने कहा था कि फैक्टर बना लूँगा, ऊपर 2 की पावर के फैक्टर्स बनाऊँगा, नीचे 3 की पावर के फैक्टर बनाऊँगा, ताकि बेस सेम हो जाए, पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है, क्योंकि रूल है जब भी बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो इसलिए ऊपर भी 256 का आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे रफ वर्क मैं करता हूँ, रफ वर्क पे एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे रफ वर्क का मैं कॉलम बना लेता हूँ। ये रफ वर्क मेरे पास आ गया। 256 का एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो 256 का एलसीएम ले रहा हूँ, 2 से एलसीएम लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर जो डिनोमिनेटर में मेरे पास पावर है वो 2 है, तो इसलिए मैं
2 से इसका एलसीएम लूँगा ताकि 2 की पावर के ऊपर फैक्टर्स बना लूँ। ठीक है, तो 2 से मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 5 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो एक बोरा दे दूँगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 3 नहीं आता तो एक बोरा दे दिया, 12 हो गया। 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये आएगा। तो देखेंगे कितने ये एलसीएम जब लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आएगा। ठीक है, मेरे पास 8 टाइम्स क्योंकि सॉल्व हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आ गया मेरे पास। जब 256 का मैंने 2 से एलसीएम लिया तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 की पावर 8। अब इसी तरह नीचे 3 के फैक्टर्स मेरे को बनाने हैं, तो 6 5 6 1 को मैं 3 से इसका एलसीएम लूँगा क्योंकि 3 का फैक्टर्स बनाना है। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है, इसलिए इस टर्म का मैं 3 से एलसीएम लूँगा। 6 5 6 1। ठीक है, अब रफ वर्क में से भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो 3 से इसका एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6। अब 5 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है तो एक बोरो दे दूंगा, 16 हो जाएगा। और 5 3 के टेबल में मेरे पास आता नहीं है और 4 भी मेरे पास 3 के टेबल में आता नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 बोरो दूंगा। ठीक है, 2 मेरा बोरो चला गया, 26 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 3 रह जाएगा। 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब 26 देखूँगा, 26 भी मेरे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 26 भी मेरे पास 3 के टेबल में नहीं आता तो मैं 2 दोबारा अगेन बोरो दूंगा। तो यहाँ पे ये 1 था, 2 1 के ऊपर बोरो चला गया तो ये 21 हो गया, तो ये 24 हो गया मेरे पास। यहाँ पे आ गया 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 होता है, 24 हो गया था मेरे पास। और लास्ट वाला है 21 है, 3 7 ज़ा 21। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ। 6 तो 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 2 ज़ा 6 हो गया। 4 नहीं आता, 3 आता है तो इसलिए 2 बोरो मैंने दे दिया था, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। यहाँ से भी 2 बोरो दिया था, 26 नहीं आता, 24 हो गया। 3 8 ज़ा 24 और ये लास्ट वाली 21 होगी। इस तरह से सॉल्व किया, 3 7 ज़ा 21। अब नेक्स्ट टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 21 है, 3 7 ज़ा 21 मेरे पास हो गया। 8 मेरे पास आपको पता है 8 जो है वो मेरा आता नहीं है 3 के टेबल में, तो मैं 2 बोरो दे दूंगा। ये 27 हो जाएगा और ये मेरे पास 6 हो जाएगा। ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये 3 9 ज़ा 27 मेरे पास हो गया। लास्ट में मेरे पास 27 था तो 3 9 ज़ा, ये 7 29 आ गया। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 7 3 के टेबल में नहीं आता, एक बोरो दे दूंगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 चला गया यहाँ पे तो 12 हो गया। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगेन 2 नहीं आता 3 के टेबल में, सॉरी 243 है मेरे पास, ये टर्म है 243। 3 8 ज़ा 24, 24 आता है 3 के टेबल में, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब 81 मेरे पास टर्म बची है। 81 को मैं देखूंगा, 8 मेरे पास 3 के टेबल में नहीं आता, 6 लेकिन 3 के टेबल में आता है, 7 नहीं आता, तो 2 बोरो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। अब 27 अगेन 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9, फाइनली 3 1 ज़ा 3। इस तरह से बस एलसीएम लेके मैंने 3 के टेबल से सॉल्व किया ताकि 3 के फैक्टर्स बन जाए। आप रफ वर्क पे करेंगे ईजिली हो जाएगा। एलसीएम आपको 3 से लेना है क्योंकि 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 के फैक्टर्स बनाए थे, यहाँ पे 3 के बने। पावर्स को मैं देख लूँगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8। यहाँ पे 3 से एलसीएम दिया तो 3 की पावर 8 मेरे पास इसका फैक्टर है, तो 3 की पावर 8 मेरे पास आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे है 2/3 की पावर n-1। इधर भी 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 8 है, ये पूरी फ्रैक्शन की पावर मेरे पास है यहाँ पे 2/3 की पावर 8। इस तरह से, क्योंकि ऊपर भी 2 की पावर 8 है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 8 है, तो पूरी फ्रैक्शन की मेरे पास ये ठीक है पावर है, तो 2/3 की पावर
n-1। अब आप देख रहे हो जो मैंने काम करना था यही बेस सेम करनी थी, बेस सेम होगी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2/3, राइट हैंड साइड पे भी। तो इसलिए मैंने फैक्टर्स बनाए हैं क्योंकि बेस सेम होगी। अब बेस सेम होगी तो पावर्स को इक्वल लेके अब मैं n-1 इक्वल ले लूँगा 8 के, तो n की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर लूँगा। बेस सेम होगी तो पावर्स मेरे पास इक्वल आ गई। n-1 इज इक्वल्स टू 8, -1 है राइट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 8 + 1। तो n जो टर्म है जो सीक्वेंस की उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो आपने टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। जो सीक्वेंस में आपको टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी वो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी है, आंसर आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये की है। इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगी है कि यहाँ पे फैक्टर्स आपने बनाए, यहाँ पे सिंप्लीफाई जब कर लिया तो 729 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 256/6561 आया, ऊपर फैक्टर्स बनाए क्योंकि बेस सेम करके हमने पावर्स को इक्वल लेना था, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं। तो इसलिए ऊपर 2 की पावर्स के फैक्टर बन गए, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका 2 से एलसीएम लेके 2 के फैक्टर बना लिए, नीचे 3 का फैक्टर बना लिया, 6561 का 3 से एलसीएम लिया तो 3 का फैक्टर बन गया। बेस सेम होगी, पावर इक्वल लेके n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करता हूँ आपको मेरी आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है फॉरवर्ड ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।